नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा MD होम्योपैथ मेरे चैनल स्वास्तिक होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी बीमारी जिससे हमारी 50% पॉपुलेशन आज सफ़र कर रही है। द टॉपिक इज़ इनफर्टिलिटी। सो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट इनफर्टिलिटी इन फीमेल, देन इनफर्टिलिटी इन मेल। इन मेल की जो इनफर्टिलिटी है उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी, फर्दर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी इन फीमेल। महिलाओं में बांझपन के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या उनका सिम्टम्स, लक्षण रहते हैं, किन वजह से, और कौन सी फ़ीमेल इसके रिस्क फैक्टर पर रहती है, किन फीमेल्स में, किन महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और क्या इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा, किन टेस्ट की वजह से हम पता कर पाएंगे कि हमारी जो फ़ीमेल है वो इनफर्टाइल है, और उसको क्योर कर पाएंगे होम्योपैथिकली। होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका रूट इलाज हो सकता है, परमानेंट इलाज हो सकता है। तो हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी से किस तरह से इसका 100% परमानेंट इलाज हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कोई महिला अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी 12 महीने तक कंसीव करने में असहाय रहती है या फिर वो कंसीव नहीं कर पाती, इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। क्या हमें ज़रूरी रहता है एक फर्टाइल होने के लिए? तो हमारा जो एग है वो ओवरी से रिलीज़ होने के बाद हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में आना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, और उसके बाद वो यूट्रस में इन्वेड होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई भी कमी आ रही है, तो उसका किसी भी कारण से कमी आ रही है, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे। तो क्या क्या कारण हैं इसके, फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा कॉज है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। अगर किसी भी कारण से हमारा ओव्यूलेशन हो ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से इनफर्टाइल होने के चांसेस, इनफर्टिलिटी होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ओव्यूलेशन है, और वो किसी भी कारण से अगर इंटरप्ट हो रहा है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। जैसे मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से ओव्यूलेशन पर इंटरप्शन आती है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। तो अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर देखें, आपको पता चलेगा PCOS होता क्या है, किन कारणों से होता है। अगला हमारा कॉज है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। अगर हमारी ओवरी टाइम से पहले ही या बिफोर 40 एज ओवुलेशन फंक्शन करना ही बंद कर दे, या ओवरी अपना फंक्शन करना बंद कर दे, इसको बोलेंगे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। नेक्स्ट है हमारा थायराइड। अगर हमारा थायराइड बाय एनी मीन काम करना या ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, हार्मोन निकालना शुरू कर देता है, या कम हार्मोन निकालता है, जिसको हाइपर थायराइड कहते हैं, इसके लिए मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगी। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुअर एग क्वालिटी। अगर एग की क्वालिटी में कोई भी फ़र्क आता है, कोई भी कमी आती है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। अगर प्रोलैक्टिन हमारी बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाए बाय एनी मीन, तो उससे भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगला है हमारा कोई भी क्रॉनिक कंडीशन लाइक एड्स, तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर कोई यूट्राइन एबनॉर्मलिटी है, यूट्राइन की शेप और साइज़ में कोई भी चेंज है, तो भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। ये किसी सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, पैल्विक सर्जरी की वजह से, कि कोई हमारी जो यूट्राइन की साइज एंड शेप है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। हमारा एंडोमेट्रियोसिस, इस कंडीशन को कहा जाता है, जो हमारा एंडोमेट्रियम हमारी यूट्रस की लाइनिंग से बाहर कहीं भी ग्रो करना शुरू कर देता है, उस कंडीशन को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा सब म्यूकोजल फिब्रॉयड। अगर हमारी यूट्रस के म्यूकोज़ा के अंदर कोई भी फिब्रॉयड या गांठ बन रही है,
जिसको आम भाषा में कहते हैं, तो उसकी वजह से भी इनफर्टाइल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला है हमारा STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। उसकी वजह से भी हमारा जो इनफर्टिलिटी है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्यूबल ब्लॉक हो जाएगी तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, तो ये STD की वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन जैसे लुपस हो गया, पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ हो गई, जितना ज़्यादा शुगर लेवल हमारी बॉडी में रहेगा हमारे हार्मोन इम्बैलेंस रहने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अगर कोई एमोनोरिया की कंडीशन बन रही है, हमारे जो पीरियड्स है वो इरेगुलर है और एब्सेंट मेंसेस को एमोनोरिया कहा जाता है, अगर ऐसा है तो उसकी वजह से भी इनफर्टाइल होने के चांसेस 90% रहते हैं। उसके बाद है जेनेटिक अबनॉर्मलिटी। अगर जेनेटिकली ही हमारे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी के साइज एंड शेप में चेंज आ जाता है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं या फिर कौन सी महिलाएं हैं जिनमें इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहला आता है एज फैक्टर। अगर एज हमारी 35 प्लस हो चुकी है, हमारी महिला की एज 35 साल से ज़्यादा है, तो उन महिलाओं में ये कंडीशन ज़्यादा देखी गई है। अल्कोहल यूज़ या स्मोकिंग, अगर महिला अल्कोहल यूज़ ज़्यादा कर रही हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करती हैं, तो इस कंडीशन में भी इनफर्टाइल होने के चांसेस 90% रहते हैं। अगर वो ओबीज़ है, ओवरवेट है, तब भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे हमारा सेडेंट्री लाइफ आजकल है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में ओबीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सपोजर टू पर्टिकुलर केमिकल प्रोडक्ट जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, लेड हो गया, अगर एक्सपोजर ज़्यादा हमारी महिला रहती है ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स के साथ, तो उनमें भी इनफर्टाइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। हम बात करते हैं सिम्टम्स या लक्षणों की, तो उसमें सबसे पहला आता है इनएबिलिटी टू कंसीव। अगर कंसीव नहीं कर पा रही है 12 मंथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी, तो इसको इनफर्टिलिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट है इरेगुलर पीरियड्स या एब्सेंट मेंसेस। तो अगर मेंसेस एब्सेंट है, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, तभी भी ये लक्षण इनफर्टिलिटी के ही रहते हैं। बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। कौन कौन सा ऐसा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिससे हम पता कर सकते हैं महिला इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी है और किन कारणों से ये हो रही है। तो सबसे पहला आता है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम हार्मोन प्रोफाइल करवाते हैं, जिसमें हम हार्मोन्स देखेंगे इम्बैलेंस तो नहीं है, उनको बैलेंस करके इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट है इमेजिंग टेस्ट, जिसमें यूट्रस फैलोपियन ट्यूब का साइज़ एंड शेप देखा जाता है, जिससे कोई भी डिज़ीज़ को रूल आउट कर सकते हैं, तो इमेजिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओवेरियन रिजर्व टेस्ट, जिसमें एग की क्वालिटी और क्वांटिटी देखी जाती है, जिसमें अगर ये कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो इनफर्टिलिटी होने के चांस रहेंगे, और इसको ट्रीट करके हम इनफर्टाइल वुमन को फर्टाइल बना सकते हैं। अगला है हमारा हिस्टीरियोसल्फिंजियोग्राफी, जिसमें कोई भी ब्लॉकेज और एनी अदर डिज़ीज़ देखी जाती है। तो ये सारे हमारे टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि हमारी वुमन इनफर्टाइल किस किस कारणों से हो सकती है और उसको क्योर किया जा सकता है टाइम रहते। इनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसमें। और दूसरा है हमारा होम्योपैथिक मैनेजमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जिनसे इनफर्टिलिटी को परमानेंट क्योर किया जा सकता है, रूट कॉजेस को निकाल के ट्रीट किया जा सकता है। तो अपने आसपास की किसी भी होम्योपैथ के पास जाएं, अपना टेस्ट करवाएं और पता करें कि रूल आउट करें कि क्या कारणों से इनफर्टाइल आप हैं, और उसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन से। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिससे इनफर्टाइल जो वुमेन है उनका ट्रीटमेंट संभव है और उनका परमानेंट इलाज किया जा सकता है। किसी होम्योपैथ के पास जाकर आप उनको अपना केस दे सकते हैं, जिनसे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं और नेचुरली आप कंसीव कर पाएंगे विदाउट एनी हार्मोनल थेरेपी। जैसे कि एलोपैथिक में बहुत हैवी डोज हार्मोन्स की दी जाती है, आप उनसे बच सकते हैं, जिसमें फर्दर और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस रहते हैं। तो नेचुरली आप कंसीव कर सकते हैं विद होम्योपैथिक मेडिसिन, और ये एक नेचुरल थेरेपी है। आप अपने आसपास के होम्योपैथ से जाकर सलाह ले सकती हैं।
आज का हमारा टॉपिक इनफर्टिलिटी या बांझपन महिलाओं में। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा, समझने में आसानी रही होगी किन किन कारणों से महिलाओं को आजकल इनफर्टाइल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैं किस तरह से मेरी वीडियो को आपके लिए और बेनिफिशियल बना सकती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच। नमस्कार।